हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकास सोनी आईपी और आप सब बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एनडीए के एग्जाम की 2021, एयरफोर्स के एग्जाम की, नेवी के एग्जाम की, सीडीएस के एग्जाम की, या करंटली पढ़ रहे हैं 11th क्लास में या कुछ दिनों में हो जाएंगे 12th क्लास में, तो ये वीडियोस उनके बहुत काम आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम क्लास +1 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है लॉज ऑफ मोशन, उसको इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। इससे पहली वाली वीडियोस के अंदर भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के कंसेप्ट सीखी थी एंड उसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखा था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वहां पर फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी लेक्चर्स है ना वो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो और जो बच्चा इस चैनल पे नया आया है तो अगर ये वीडियो उसको पसंद आती है तो यार बिल्कुल लास्ट में जाके लाइक वाला बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जी, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सब बच्चे जो क्लास को देख रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे लेट्स फायर वर्ड, इट मीन वी आर रेडी टू फायर। हम क्लास के लिए एकदम से तैयार हैं। हालांकि चैप्टर का नाम मैंने आपको बोल दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये जो मोशन वर्ड है इसको डिटेल में जानने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, हमें न्यूटन से भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। कंसेप्ट ऑफ मोशन किसके द्वारा? अरिस्टोटल के द्वारा, जिसको अरस्तु भी कहा जाता है। तो जो एरिस्टोटल थे इन्होंने मोशन के बारे में सबसे पहले बताने की कोशिश की। और ये जो थे इन्होंने ये माना कि जो अर्थ है, ठीक है, एयर है, फायर है, ये वाटर है, यही सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है। यानी सभी की सभी चीजें इन चार एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है, उस टाइम फिलोसफी के फिलोसफर हुआ करते थे, फिलोसफी में बहुत सारी बातें बताई जाती थी। ये भी इन्होंने कुछ कहा। एंड सबसे मेन कॉमनली उन्होंने क्या कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट है ना उसका बेटा एक प्रॉपर प्लेस होता है। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर जगह होती है और हर कोई उस प्रॉपर प्लेस पे जाने के लिए मेहनत करता है, स्ट्राइव करता है, हार्ड वर्क करता है। कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर जगह होती है और हर ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर जगह पे जाना चाहता है। जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मुश्किल से उस प्रॉपर प्लेस तक पहुंच पाते हैं और जो लाइटर, जो हल्की चीजें होती हैं वो आसानी से उस जगह तक पहुंच जाती हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि जो ऑब्जेक्ट हैं शुड फॉल एट द रेट प्रोपोर्शनल टू देयर वेट। जो जितनी ज्यादा वेट वाली भारी चीज होगी वो उतना जल्दी पहुंचेगी, जो हल्की होगी वो धीरे धीरे पहुंचेगी। हालांकि आप भी इस चीज को देख सकते हो यार, क्योंकि ऑब्जर्व करें जब आपको तो ये बात बिल्कुल आपको ट्रू लगेगी कि जब आप चीजों को फेंकते हैं तो जो भारी चीजें हैं वो जल्दी पहुंच जाती हैं, हल्की चीजें वो आराम से आती हैं। तो ये एरिस्टोटल ने कुछ कंसेप्ट दिए थे उस टाइम पे। साथ ही साथ इन्होंने एरिस्टोटल ने कहा कि जो मोशन होता है वो दो तरह का मोशन होता है आपका। एक जो मोशन कहलाएगा वो आपका नेचुरल मोशन कहलाएगा और जो दूसरा मोशन होता है बेटा उसको आप वायलेंट मोशन के नाम से या अननेचुरल मोशन के नाम से जानते हो। अब ये नेचुरल मोशन क्या था उनकी टर्म में, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैज अ प्रॉपर प्लेस। यूनिवर्स में हर एक चीज का अपना एक प्रॉपर प्लेस होता है, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा। साथ ही साथ हर एक चीज चार एलिमेंट से बनी है, अर्थ से, वाटर से, एयर से और फायर से। अब हर ऑब्जेक्ट का अगर एक प्रॉपर प्लेस है तो वो चीज उस प्रॉपर प्लेस की ओर अपने आप चली जाती है। तो इस मोशन को, इस अपने आप जाने वाले मोशन को हम नेचुरल मोशन बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि एक पेड़ है, तो आप देखो जरा पेड़ पे लगे हुए जो पत्ते हैं जब वो गिरते हैं तो वो अपने आप नीचे आते हैं और नीचे कहां पर, सरफेस पे आके गिर जाते हैं। तो ये जो पत्ते का जो मोशन है ना, ये ग्राउंड की तरफ जो हुआ, ये नेचुरल मोशन के अंदर कैटेगराइज किया गया। बिकॉज पत्ते हमेशा देख लो यार वो सभी नीचे ही गिरेंगे, तो उन्होंने सोचा कि जो नीचे ये जो ग्राउंड है, ये जो सरफेस है, ये प्रॉपर प्लेस है इन पत्तों का, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। स्टोन्स की बात करें, आप एक पत्थर के टुकड़े को कभी भी हाथ से छोड़ दो, वो हमेशा आपको नीचे आता गिरता दिखेगा। क्या वो कभी ऊपर जाता है? नहीं जाता ना। यानी ये जो मोशन हो रहा है इसका, ये भी आपका नेचुरल मोशन कहलाएगा। उसके अलावा पफ्स ऑफ स्मोक राइज, धुआं जो होता है ना वो हमेशा आपको पता होगा ऊपर उठता है। क्यों? धुएं का शायद जो प्रॉपर प्लेस है वो ऊपर है, इसलिए वो हमेशा ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये नेचुरल मोशन के एग्जांपल दिए उस टाइम उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा भैया एक तरह का और मोशन होता है जिसको कहा गया वायलेंट मोशन।
क्या कहा गया? वॉलेंट मोशन। तो क्या है ये वॉलेंट मोशन? इम्पोज्ड मोशन भी इसको कहा जा सकता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ अ फोर्स दैट पुश्ड और पुल्ड। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में हम उसको पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, यानी बाहर से कोई फोर्स लगाया जा रहा है, इस मोशन का जो कारण है एक्चुअल में कोई एक्सटर्नल कारण है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इसको वायलेंट मोशन के अंदर लिया जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बोलूं भैया ठीक है पत्ता नीचे तो गिर गया, अगर मैं इस पत्ते को ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो ठीक है आप ऊपर लेके जा सकते हो, तो उस मोशन को करवाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये वायलेंट मोशन होगा। एक बॉल है एक जगह पर रुकी हुई है, अगर आप इस बॉल को चलाना चाहते हो, इस बॉल को इस प्रॉपर प्लेस से हटाना चाहते हो, तो भैया आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ये वायलेंट मोशन में आ जाएगा। कहते हैं कि वंस ऑब्जेक्ट वर इन देयर नेचुरल रेस्टिंग प्लेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने प्रॉपर प्लेस पे है, वो वहां से अपने आप मूव नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें भैया फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल अंकल ने ये सारे मोशन के कंसेप्ट दे दिए, उस टाइम पे इनको सही माना गया, अभी शायद हो सकता है इनकी बिल्कुल बातें सही हो, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आई कोपरनिकस, उन्होंने शायद आपको याद होगा प्लैनेट्स के मोशन की एक थ्योरी दी थी, प्लैनेटरी थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था। हालांकि उसके बाद जो हमें गैलीलियो के कंसेप्ट है उसको समझना है, तो गैलीलियो ने भी मोशन के कंसेप्ट दिए उस टाइम पे। गैलीलियो ने हालांकि सपोर्ट किया कोपरनिकस का, कोपरनिकस ने जो जो बातें बताई थी बिल्कुल गैलीलियो ने उस बातों का सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने कहा कि यार ये जो एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ मोशन है ना ये सही नहीं है, इसमें कुछ कमी है। और गैलीलियो ने क्या बिलीव किया? गैलीलियो बिलीव्ड अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिड नॉट नीड अ फोर्स टू रिमेन इन मोशन। जरा सोचो, अभी एरिस्टोटल ने कहा था अगर किसी चीज को चलाना है, वॉलेंट मोशन करवाना है, तो बाहर से लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ही रखना चाहते हो, इसके लिए आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। फोर्स कब लगाना पड़ता है उसने ये भी बताया, उसने कहा कि दैट अ फोर्स वाज नीडेड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग ओनली व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर सबसे पहले फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है वो गैलीलियो ने दिया। गैलीलियो ने कहा जनरली ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों रुक जाते हैं मूव करते करते, क्योंकि वहां पर लग रहा होता है फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन ना होना तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपने आप मूव करते रहे। अगर आप किसी चीज को चलाने के लिए फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स आपका फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से आपको लगातार फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर फ्रिक्शन ना होगा ना तो एक बार उस मोशन को स्टार्ट कर दो, वो मोशन हमेशा अपने आप होता रहेगा, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसने फ्रिक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वो थे हमारे गैलीलियो। तो गैलीलियो ने साथ में कुछ और भी डिस्कवरीज की, जैसे ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट falls to the ground at the same time in the absence of air or resistance। देखिए एयर और रेजिस्टेंस यानी ये फ्रिक्शन ही तो है, तो अगर कहते हैं कि फ्रिक्शन को हम एब्सेंट माने, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, तो चाहे आप एक हैवी ऑब्जेक्ट को गिराओ चाहे आप एक लाइटर ऑब्जेक्ट को गिराओ, तो ग्राउंड पर दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचते हैं। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर चुके हैं, आपको याद होगा इससे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी काइनेमेटिक्स के अंदर, तो उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अंदर आपको याद होगा हमने ये प्रूव भी किया था कि नीचे गिरना जो टाइम लगना वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हाइट पे। टाइम का कुछ फॉर्मूला बनाया था आपको याद होगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g। यहाँ पर कहीं भी इस फॉर्मूले में तुम्हें मास नहीं दिख रहा, तो टाइम सिर्फ हाइट पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये सब कब होता है? जब हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं तब। दूसरा, एन मूविंग ऑब्जेक्ट नीड नो फोर्स टू कीप इट मूविंग इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। भैया जब तुम फ्रिक्शन को एब्सेंट मान के चल रहे हो, भी फ्रिक्शन छुट्टी पे है, तब किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। बहुत ही प्यारी सी बातें गैलीलियो ने बताई थी उस टाइम पे। गैलीलियो ने साथ में ही कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे, आपको याद होगा। गैलीलियो बिलीव्ड मूविंग ऑब्जेक्ट टेंडेड टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे वर डूइंग। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसा वो काम कर रहे हैं वो वैसा करते रहेंगे, अगर बॉल रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर बॉल लगातार चल रही है वो चलती रहेगी, कोई फोर्स नहीं चाहिए इसके लिए। ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो एक बहुत और प्यारी सी बात आई कि कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया भी गैलीलियो ने दिया था। तो इस कंसेप्ट का भी ज्ञाता जो है वो हमारे कौन है? गैलीलियो जी हैं। अब इनर्शिया क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है जी। इनर्शिया समझने से पहले गैलीलियो ने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे इंक्लाइन प्लेन पे, जैसे ये एक बॉल लिया, देखिए जरा इस बॉल की आप हाइट देखिए, ग्राउंड से ये कुछ h हाइट के ऊपर है, ग्राउंड से कुछ h हाइट के ऊपर है। सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन लिया गया, प्लेन नंबर 1 आप जरा देखें, तो जैसी बॉल को यहाँ ड्रॉप किया गया, जो बॉल है वो नीचे की तरफ मूव की और फिर उसके बाद वो ऊपर भी चलेगी, सेम हाइट तक वो बॉल जाएगी, जितनी हाइट से आपने इस बॉल को इस साइड से गिराया उतनी हाइट तक बॉल गई।
अगर आप बॉल के एंगल को चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी देखिए बॉल अगर दूसरे रास्ते पे जाएगी, हाइट तो अभी भी उतनी है। लेकिन अगर आप सरफेस को एकदम से प्लेन कर दोगे तो क्या होगा, उस बॉल को वो हाइट मिल ही नहीं पाएगी, वो बॉल लगातार मूव करती रहेगी। ये सब बातें कब, ये सब बातें तब जब फ्रिक्शन भैया छुट्टी पे हो। फ्रिक्शन को हम क्या मान के चले, जीरो मान के चले, नेग्लेक्ट करके चले। यानी जरा देखें इस बॉल का जो मोशन है वो लगातार चलता रहेगा। इस बॉल को देखो चलाने के लिए बस स्टार्टिंग में छोड़ा गया, उसके बाद अपने आप ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट किए गैलीलियो जी ने। गैलीलियो ने कंसेप्ट दिया इनर्शिया का। इनर्शिया क्या है देखिए, इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करने से रोकता है, इसी एबिलिटी को इनर्शिया बोलते हैं। क्या 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 क्या, इनर्शिया जी समझ नहीं आया, थोड़ा सा सर डिटेल में बताओ, इतने आसानी से समझ आने वाले कंसेप्ट थोड़ी है। तो यार चिंता मत करो, अगली स्लाइड तुम्हारी इनर्शिया की। तो इनर्शिया पे बातें करेंगे, ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें, बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स के साथ, वो भी डेली लाइफ के एग्जांपल। यार इतने सारे एग्जांपल तुम देखोगे तो रियल में तुम्हें फील आ जाएगा फिजिक्स का। तो चलिए समझते हैं पहले तो इनर्शिया नाम की इस चीज को। हिंदी में इसको जड़त्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व, इसी चीज को कहा जाता है। अब ये होता क्या देखिए, इनहेर inherent property of all the bodies by virtue of which they cannot change their state of rest यहाँ पर, और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, नेचर का कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट पे है तो भैया वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो भैया वो उसी मोशन में रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा, है ना। यानी अपने आप स्टेट तो चेंज नहीं कर पा रहा। इसी एबिलिटी को, या फिर इनएबिलिटी बोलते हैं ना, एबिलिटी क्या हुई, स्टेट को मेंटेन करना, इनएबिलिटी क्या हुई, स्टेट को चेंज करना। इसी चीज को इनर्शिया कहा जाता है। और अगर मैं तुम्हें साधारण भाषा में समझाना चाहूँ तो रुकी हुई चीज रुकी रहना पसंद करती है, चलती हुई चीज चलती रहना पसंद करती है, इसी चीज को ही इनर्शिया कहा जाता है। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बस हाँ इतना जरूर बताया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी उन्हीं के पास आती है जिनका कुछ मास हो। और मैं बताना चाहूंगा इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा। समझाऊं जरा, अब जरा एक चीज पे ध्यान से देखें। मैं तुम्हें बोलूं भैया तुम्हारे पास एक इतना पत्थर का टुकड़ा है और एक इतना पत्थर का टुकड़ा है, दोनों रेस्ट पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, दोनों की स्टेट रेस्ट है। अब मैं आपसे पूछूं भैया किसको मूव करवाना आसान है, बोले सर इस एक नंबर ऑब्जेक्ट को मूव करना आसान है, इस दो नंबर को मूव करना मुश्किल है। यानी ए अपनी स्टेट को जल्दी चेंज कर देता है, यानी इसका इनर्शिया कम है। दो अपनी इस स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश रखता है, ढेर सारा फोर्स लगाओगे तभी चल पाएगा, यानी बी का, यानी दो नंबर का इनर्शिया ज्यादा है। अब जरा एक चीज और देखो, क्या हुआ, ये आदमी जो है, ये अब देखिए जरा, ये भागता हुआ हाथी जी के पास जाएगा। हाथी जी जो है इनका मास ज्यादा है, ये रेस्ट पे है, इनर्शिया भी इनका ज्यादा होगा, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है ये छोटे से हल्के से, इनका इनर्शिया भी कम है। तो क्या हुआ, ये आदमी भागता भागता, अरे धीरे धीरे भाग रहा है ना, लेस इनर्शिया वाला, जैसे ये हाथी से टकराया, जरा बताओ जैसे ही हाथी के साथ यहाँ पर इसका कोलिजन हुआ, किसने जल्दी अपनी स्टेट चेंज की, तो भैया ये आदमी वहीं गिर गया। मोशन से ये आदमी जो था मोशन में था, ये आदमी मोशन से किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। भैया इसने तो अपनी स्टेट जल्दी से बदल दी, लेकिन ये हाथी ये जल्दी से मोशन में नहीं आया, ये अभी भी वहीं खड़ा है, इसने अभी भी अपने स्टेट को मेंटेन कर रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ को जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया वो इस एलिफेंट का ज्यादा है और इस आदमी बेचारे का इनर्शिया क्या है, कम है। तो इनर्शिया नाम का फैक्टर मास पे भी डिपेंड करता है, मोर द मास मोर द इनर्शिया। अब अगर साइड में देखिए जरा, आपको कुछ एक दो एग्जांपल और दिख रहे हैं। पहले ऊपर एग्जांपल में देखिए तो यहाँ पर एक बैलून दिख रहा होगा, तो है ना, बैलून स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, उसमें पानी रेस्ट में था। सडनली क्या करता है वो आदमी, उस बैलून को तोड़ देते हैं। जरा सोचो, बैलून को तोड़ने से जो रबड़ वाला बैलून है वो टूट के श्रिंक हो जाता है, लेकिन पानी कुछ देर तक कोशिश करता है अपनी उसी रेस्ट वाली स्टेट को मेंटेन करने की, ड्यू टू इनर्शिया। तो बैलून के टूटने के बाद अगर आप जरा ध्यान से देखिए, अभी भी पानी आपको एक ऐसे शेप में दिख रहा है, यानी वाटर जो है अभी भी अपनी उस पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं कर पाएगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी और ये नीचे पानी गिर जाएगा। इसी तरह से तुम बॉल्स को देखो यार, एक ग्लास देखिए आप, चार ग्लास देखिए, इन पे पहले कार्डबोर्ड रखे हुए थे और कार्डबोर्ड के ऊपर बॉल रखी गई थी। तो कार्डबोर्ड को तो एकदम से खींच लिया गया,
है ना। कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन बॉल अभी भी रेस्ट पे रहना चाहती है, इस वजह से वो वहीं रह जाएगी और किसके अंदर गिर जाएगी, ग्लास के अंदर गिर जाएगी। तो ये इनर्शिया की वजह से ही तो है, इसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। ठीक है। अब इनर्शिया की मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ, इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी थोड़ी है। हाँ, बस इसका लिंक है मास के साथ, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं बोलूं कि दो बॉडीज हैं, उनका इक्वल मास है ना, वन इन मोशन अनदर इज एट रेस्ट, एक तो मूव कर रहा है और एक एट रेस्ट कर रहा है, तो भी इनर्शिया भी दोनों का सेम होगा, क्योंकि इनर्शिया जो है बेटा वो मास पे डिपेंड करता है। अगर मैंने लिख दिया कि मास ही अगर इक्वल है, तो इनर्शिया भी उन दोनों का सेम होगा, वो डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मूव पे है। ठीक है। ये जो बॉल है अगर रुकी रहे तो भी इसका इनर्शिया जितना है, और अगर ये बॉल मूव करने लग जाए तब भी इनर्शिया उसका उतना ही रहेगा। क्लियर। इनर्शिया ऑफ जो है ना, हमारा इनर्शिया जो है, इसके जनरली हम तीन टाइप्स डिफाइन करते हैं। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड लास्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों बहुत ही प्यारे से खूबसूरत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्या, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि एक कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में, मतलब पहले इनिशियली अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, यानी ये अपने रेस्ट वाली स्टेट को मेंटेन किए हुए है ना। अगर आप तुम इस पे फोर्स लगाओगे तब शायद ये मूव कर जाएगा, फोर्स लगाने पे मूव करेगा, उसके फोर्स के लगाने से पहले तक तो ये रेस्ट पे था ना, तो यानी इसने अपने आप को मेंटेन कर रखा था। तो यानी इस वाली कंडीशन के अंदर हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि कोई व्हीकल है, कोई कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले से ही मोशन के अंदर है, पहले से मोशन में है, तो यानी वो अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, वो चाहेगा कि वो लगातार मूव करता रहे। और आप अगर ब्रेक लगाओ, उसको रोको, तो शायद वो मोशन से रेस्ट में आए, लेकिन इनिशियली तो ये मोशन में था ना, तो इस टाइम पे जो इनर्शिया का कंसेप्ट आएगा वो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो वो अपनी उसी डायरेक्शन को मेंटेन करेगा, वो दूसरी डायरेक्शन में जाने को अवॉइड करेगा, है ना। इस इनर्शिया को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। तो तीनों को विद एग्जांपल समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करूं, तो मैं बोलूंगा ये इनएबिलिटी है एक बॉडी की कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, अपनी कौन सी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, रेस्ट वाली। वो चाहेगा कि मैं पहले भी रेस्ट पे था, मैं अब भी रेस्ट पे रहूं, मैं जैसा हूं वैसा रहूं, रेस्ट वाला रहूं, इसलिए तो इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा गया। बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन को स्टार्ट नहीं करना चाहती। एग्जांपल्स की बात करें, रियल लाइफ में फील करें, तो एग्जांपल नंबर 1, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन बस। एक पर्सन बस के अंदर खड़ा है या बैठा है सीट पे, लेकिन जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है, वो बंदा, वो पर्सन हमेशा बैकवर्ड गिरता है, पीछे की तरफ जाता है। आप सब ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप एक बस में बैठे हैं अभी, या अभी खड़े हुए थे बस में, बस रेस्ट पे थी, सडनली जैसे ही बस वाले ने बस को स्टार्ट किया, आपको पीछे की तरफ एक झटका लगता है, आप पीछे की ओर गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है, जरा इसका रीजन सुनिए। देखिए, एक आदमी की ये नॉर्मल स्टेट थी, पहले वो इस तरह बैठा था एक बस पे, ठीक है। अब जरा देखिए उस बॉडी की पोजीशन को, वो बॉडी उसकी रेस्ट पे थी, जो बस है वो भी बेटा क्या है, बस भी आपकी रेस्ट पे थी। सडनली बस वाले ने मोशन स्टार्ट कर दिया, हमारी बॉडी का ये जो लोअर पार्ट है, हमारी जो टांगे हैं, और अगर हम बैठे हैं तो हमारी बॉडी का पार्ट सीट के साथ भी अटैच है, सीट के साथ भी तो अटैच है, तो ये वाला पार्ट बस के साथ कनेक्टेड होने की वजह से ये भी मोशन में आ जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा पहले रेस्ट पे था, ये कोशिश करेगा भैया मैं तो रेस्ट पे ही रहूं इनर्शिया की वजह से। अब टांगों वाला हिस्सा आगे चला गया, ऊपर वाला हिस्सा वही रहेगा, तो ओवरऑल होगा क्या यार, देखो एक आदमी की टांगे आगे खिसक रही है, तो उसकी बॉडी का अपर पार्ट वही है, तो ऐसा लगेगा कि वो कहाँ गिर रहा है, वो पीछे की ओर गिर रहा है, ये वो जो है ना वो बैकवर्ड फॉल हो जाता है। तो यही रीजन होता है यार, यही रीजन होता है, हमारी बॉडी हमारे कमर वाले हिस्से से ना अटैच होती है, तो यहाँ पर ये बेंड हो सकती है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखता है। अब हम कोई सीधी लकड़ी तो है नहीं कि टूट जाएंगे बीच में से, है ना। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है, देखिए जैसे मैं आपको अभी उसी एग्जांपल में एक चीज बताना चाहूंगा कि इफ द मोशन ऑफ द बस इज स्लो, कहते हैं कि अगर बस बहुत ही धीरे से स्टार्ट होगी ना, तब आपको ऐसा नहीं महसूस होगा, तब आप गिरोगे नहीं। कारण क्या है, बस अगर स्लो मूव करे तो कहते हैं उस दौरान इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, वो ट्रांसमिट हो जाता है जल्दी से बॉडी में। इसका मतलब क्या है कि जरा ध्यान से देखो कि बॉडी की लोअर पार्ट मोशन में आया, अगर ये मोशन बड़ा स्लो स्लो हो रहा है, तो इतने में हमारी बॉडी का अपर पार्ट भी एडजस्ट हो जाएगा मोशन में, तो हमें अपर पार्ट को महसूस ही नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपको कोई झटका, कोई जर्क महसूस नहीं होगा, यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी जर्क। एक एग्जांपल दूसरा देखें, व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट्स सडनली, एक आदमी बेचारा घोड़े पे बैठा है,
इतने में घोड़ा एकदम से चलना स्टार्ट कर देगा तो वो आदमी भी पीछे की ओर गिरता है, आपको पता होगा ये आदमी पीछे गिर जाता है। इसका रीजन भी अब देखिए वही सेम रीजन है कि बॉडी, ये जो आदमी की ये जो लोअर पार्ट है देखिए बॉडी का, ये घोड़े से अटैच है। घोड़ा पहले रेस्ट पे था, आदमी पहले रेस्ट पे था, सब कुछ रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहना चाहता है। सडनली घोड़े ने चलना स्टार्ट किया, घोड़ा आ गया मोशन के अंदर, है ना, घोड़ा आ गया मोशन के अंदर, तो इस आदमी का लोअर पोर्शन भी आ गया मोशन के अंदर, लेकिन अपर पार्ट अब भी चाहेगा रेस्ट पे रहना। तो अगर लोअर पोर्शन आगे खिसक गया, ऊपर वाला पार्ट वही रहता है, तो ऐसा लगेगा ना। देखिए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, अब नीचे वाला पार्ट तो आगे चला गया, नीचे वाला पार्ट आगे चला गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट, वो ऊपर अभी भी ऐसे है एज इट इज। हमें लग रहा है ना जैसे हम पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर गिर रहे हैं, तो इसी को तो बोल रहे हैं गिरना, फॉल्स बैकवर्ड, पीछे गिर जाता है। तो ये ड्यू टू इनर्शिया। अब कौन सा इनर्शिया भाई, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था। अगले एग्जांपल की बात करें तो देखिए एक ये बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, कंसेप्ट है ये समझने के लिए। एक विंडो पैन है, मतलब एक क्या है, एक कांच का टुकड़ा मान लीजिए, खिड़की मान लीजिए, है ना, एक और कांच की खिड़की है। अब पहले वाले केस में क्या किया, एक बॉल को, एक ऐसे भारी बॉल को उस कांच की खिड़की पे फेंका गया, और दूसरे केस में एक बुलेट है, बहुत हल्की सी है, छोटी सी, लेकिन बहुत फास्ट स्पीड से इसको फेंका गया। आप देखोगे कि जब बॉल उससे टकराएगी तो पूरा जो शीशा है वो लगभग टूट जाता है, लेकिन जब वो बुलेट उसमें से पास होती है तो सिर्फ उतना छोटा सा होल हो जाता है और बुलेट उसके अंदर से निकल जाती है। ये चीज आपने गौर की होंगी, है ना, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है, तो ऐसा होता क्यों है, बस उसी को थोड़ा सा समझते हैं। A bullet fired in a window pane makes a clean hole। जब एक बुलेट को फायर करते हैं वो एक क्लीन होल बनाती है उसके अंदर, लेकिन जब एक बॉल को फेंकते हैं तो वो पूरे शीशे को तोड़ देती है। ऐसा क्यों? द बुलेट हैज अ स्पीड मच ग्रेटर देन द बॉल। फर्क सिर्फ और सिर्फ स्पीड का है, बॉल की और बुलेट की। अब क्या होगा, जब बुलेट इससे टकराती है तो टकराने के दौरान बहुत ही थोड़ा टाइम उसके साथ कांटेक्ट में रहती है। इट्स टाइम ऑफ कांटेक्ट विद ग्लास इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत थोड़ा टाइम है कांटेक्ट का। तो जो यहाँ पर इस जगह का, कांच के इस जगह का जो इनर्शिया की वजह से स्टेट चेंज हो रही है, वो आगे तक नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ इतनी इतनी स्टेट चेंज हो पाएगी। सिर्फ इतनी इतनी जो खिड़की है, कांच का टुकड़ा है, वो टूट के बाहर गिर गया, बाकी तक उसका ट्रांसमिशन नहीं हुआ, बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जैसी बॉल को हम इस पे फेंकते हैं तो यार बॉल जैसे टकराती है तो यहाँ पर टाइम जो है ना कॉन्टेक्ट का, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस केस में वो जल्दी से ट्रांसमिट हो जाता है मोशन आगे तक, तो विंडो का बाकी पार्ट भी इस तरह से टूटने लग जाता है और पूरा टूट जाता है। तो यही बेटा इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। एक एग्जांपल और देखें, एक आप डायग्राम यहाँ ध्यान से देखें। एक फिक्स स्पोर्ट से, एक फिक्स स्पोर्ट है, यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है ए, यहाँ पर एक ब्लॉक मास एम लगा हुआ है, फिर उसके नीचे एक रस्सी बांध दी और एक आदमी उस रस्सी को खींच रहा है। आपको कहा जाए इफ स्ट्रिंग बी इज पुल्ड विद अ सडन जर्क, अगर नीचे वाली रस्सी को एकदम झटके से खींचेंगे तो क्या होता है, देखिए जब बी वाली स्ट्रिंग को नीचे से खींचेंगे तो ये यहाँ से टूट जाती है, ऊपर से नहीं टूटेगी, नीचे से टूटेगी। कारण क्योंकि यहाँ पर एम ब्लॉक है ना, इसका कुछ मास है, इसका कुछ इनर्शिया है, तो ये अपनी स्टेट को यही रहना पसंद करता है, ये रेस्ट पे रहना पसंद करेगा, तो नीचे से रस्सी डी अटैच हो जाएगी। ठीक है, अगर एकदम से झटका दो, लेकिन अगर तुम बी को धीरे धीरे खींचोगे ना, धीरे धीरे, तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच जाएगी, तो इस रस्सी के टूटने के चांस होंगे। ठीक है ना, सडन होगा तब बी रस्सी टूटेगी, और अगर इसको धीरे धीरे करोगे तो ए रस्सी के टूटने के चांसेस होंगे। क्लियर? अब उसके बाद और देखिए कुछ एग्जांपल, ये वाला प्यारा सा एग्जांपल 9th क्लास में आपको करवाया हो टीचर्स ने, है ना, देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक कागज का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, है ना, आपको एक कागज का टुकड़ा दिख रहा है, उसके ऊपर एक एक कॉइन को देख सकते हो तुम। अब देखो ये कागज है, इसकी स्टेट है रेस्ट, ये जो कॉइन है इसकी स्टेट भी है रेस्ट, सब कुछ रेस्ट में है। सडनली तुम इस कागज को एकदम से स्लाइड कर देते हो, यहां से निकाल देते हो, तो कागज को तो बेचारे को मोशन में आना पड़ा, जबरदस्ती तुमने किया ये काम, लेकिन सिक्के का क्या, सिक्का वहीं पर रहना पसंद करेगा, कागज के हटते ही सिक्का नीचे गिलास के अंदर गिर जाएगा। यार ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से तो है। अगर आप इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता लग रहा होगा कि कुछ आदमी ना उस कारपेट को क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, या इस तरह से हिला रहे हैं, और देखो कितनी सारी मिट्टी बाहर निकल के आ रही है। और मिट्टी निकलने का कारण बताओ तुम मुझे। मिट्टी उस कारपेट के अंदर थी, उसके पार्टिकल्स के साथ लगी हुई थी। सडनली क्या किया, देखो सब कुछ रेस्ट पे था, सडनली कारपेट को मूव करना स्टार्ट किया। कारपेट कारपेट जब मूव हुआ तो डस्ट के पार्टिकल उससे डी अटैच हो गए, है ना, डी अटैच हो गए। जैसे ये कारपेट है, ठीक है, ये पार्टिकल थे उसके अंदर डस्ट के। अब जैसे ही तुमने कारपेट को हिलाया, कारपेट तो बेचारा हिल के ऐसे हो गया कुछ, है ना। अब डस्ट पार्टिकल कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ डी अटैच होगी, तो ये जो डी अटैच है ये इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से तुम किसी चीज को, गद्दे को झाड़ते हो तो उसमें से मिट्टी निकलती है। तो रीजन क्या है आपका बेटा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही कंसेप्ट है। अब देखिए बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जांपल है, अदर एग्जांपल आप देख सकते हो स्क्रीन पे।
सबसे पहला एग्जांपल अगर आप देखो जरा यहाँ पर, पेड़ को हिलाते हैं तो उस पे लगे हुए फ्रूट सारे नीचे गिर जाते हैं। रीजन, पेड़ रेस्ट पे था, फ्रूट रेस्ट पे था। सडनली तुमने पेड़ को मोशन में लेके आए, पेड़ को मोशन में लेके आए, फ्रूट बेचारा मोशन में नहीं आना चाहता था, बेचारा टहनी से अलग हो गया। दूसरे डायग्राम में देखो यार, ये सबने देखा होगा, एक कुत्ता जब गीला हो जाता है तो अपने शरीर से पानी की बूंदों को यानी पानी को हटाने के लिए अपने शरीर को हिलाता है। कारण क्या है, अपने शरीर को मोशन में ले आएगा, पानी मोशन में नहीं आना चाहेगा, डीअटैच हो जाएगा। और ये एग्जांपल देखो यार, तीसरा एक आदमी जब जंप कर रहा है, इतना प्यारा एग्जांपल देखो, पत्ते एक टाइम पे ऐसे लग रहा है आपको हवा में उड़ रहे होंगे यहाँ पर, है ना। आप इस जगह देखो, जैसे ये नीचे गिरता है तो पत्ते अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहते हैं, वो वहीं रहेंगे, लेकिन वो आदमी नीचे चला जाता है। ये भी किसकी वजह से है, ये भी आपके इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। और ये लास्ट एग्जांपल में देखो, कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे ये बॉल्स पड़ी थी, कार्डबोर्ड नीचे से हमने सरका दिया, लेकिन बॉल्स जो है वो अपने इनर्शिया की वजह से सीधा किसके अंदर, गिलास के अंदर गिर रही है। ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, गिलास के अंदर ही गिर रही है। और देखिए, अब मैं आपको बोल दूं, एक आदमी बस के अंदर, सडनली बस चलना स्टार्ट की, आदमी पीछे की ओर गिरता है, ये भी तो इनर्शिया की वजह से। एक कार है, उसके ऊपर लगेज है, अभी रखा ही था, कार वाले को बोला भी चल घर से चलना है, गाड़ी को स्टार्ट करो, उसने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया, एकदम से ये जो लगेज है, बताओ मुझे क्या होगा, ये पीछे की तरफ गिर गया, कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैरम बोर्ड का गेम खेला होगा, ऐसे बहुत सारी ऐसी गीटीज पड़ी होती हैं, साइकिल से सबसे नीचे वाले को जैसे पुश करते हैं, नीचे वाली निकल जाती है, ऊपर वाली स्टेक एज इट इज पड़ी रहती है। क्यों, इनर्शिया, वो अपनी उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहते हैं। इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल है बेटा आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। तो अब बारी आती है हमारी इनर्शिया ऑफ मोशन की। अगर आपको देखो यार, ये वीडियो, ये कंटेंट अगर पसंद आता है तो यार इसको लाइक करना मत भूलना। और जो अभी चैनल पे नया आया है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो अब हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है बेटा, वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है, देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, अगर वो पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन में है और चाहती है कि वो मूव ही करती रहे, वो रुकना नहीं चाहती, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती, तो इसी इनएबिलिटी को, कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा, मोशन वाली स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा, इसी को इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट को चेंज ना करने वाली एबिलिटी या इनएबिलिटी, इसी को बेटा मोशन कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम अब, एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल, व्हेन अ बस और अ ट्रेन स्टॉप सडनली। देखो, बिल्कुल रिवर्स एग्जांपल है जो हमने पीछे पढ़ा था। एक आदमी बस के अंदर बैठा है, बस जो है वो पहले मूव कर रही थी, मोशन के अंदर थी, हमारी बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग, देखिए बॉडी का अपर पार्ट भी मूव कर रहा था, मोशन में था, बॉडी का लोअर पार्ट बस से अटैच था, वो भी मोशन में था, है ना, सब कुछ मोशन में चल रहा था। सडनली ब्रेक लगाई किसने, किसने लगाई ब्रेक, गाड़ी वाले ने, बस वाले ने, तो हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन को रुकना पड़ा, मोशन से रेस्ट में आना पड़ा, बिकॉज ये अटैच्ड है किससे, बस से। लेकिन अपर पोर्शन का क्या, हमारी बॉडी का अपर पोर्शन लोअर पोर्शन से यहाँ से अटैच्ड है, ये मूवेबल पार्ट है, तो हमारी बॉडी का अपर पोर्शन अभी भी चाहेगा कि वो मोशन में रहे, और ये बॉडी का जो पार्ट है वो आगे की तरफ आ जाता है, और हमें ऐसे लगता है कि हम एकदम से आगे की तरफ गिर रहे हैं, फॉल्स फॉरवर्ड, ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। अच्छा, एक एग्जांपल देखें, अ पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड। आपने देखा होगा, एक आदमी किसी ट्रेन से या बस से जैसे ही उतरता है, वो आगे की तरफ धड़ाम गिरता है। इसका रीजन क्या है, देखिए, बस चल रही थी आगे की तरफ, उसके पास कुछ आगे की तरफ वेलोसिटी थी, वो मोशन में थी, है ना, आदमी उसके अंदर था स्टार्टिंग के अंदर, तो वो आदमी भी मोशन के अंदर था, यानी दोनों की स्टेट क्या थी, इनिशियली स्टेट मोशन थी, दोनों मूव कर रहे थे पहले। सडनली क्या हुआ, उस आदमी ने जैसे ही पैर रखा जमीन पर, उसके पैर किसके साथ कांटेक्ट में आए, मुझे बताओ, जमीन के साथ कांटेक्ट में आ गए पैर, तो पैरों को आना पड़ा रेस्ट पे, लेकिन बॉडी का अपर पोर्शन क्या बोलेगा, देखो जरा सोचो, एक आदमी जैसे ही लैंड करता है जमीन पे, अपने पैर रखता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अपने पैर रखता है, पैर तो एकदम से रेस्ट पे आ गए क्योंकि ग्राउंड के साथ अटैच है, लेकिन बॉडी, बॉडी तो मोशन में थी पहले, तो अपर पार्ट अभी भी किस में है बेटा, मोशन में है, तो इसकी वजह से वो आदमी धड़ाम से आगे की तरफ गिर जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन ही होता है यार। एक एथलीट है, वो भागता है कुछ डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। अब देखो जरा, इस पीडीएफ को, छोटे से पार्ट को देखो, एक आदमी कैसे लॉन्ग जंप कर रहा है, लेकिन लॉन्ग जंप करने के लिए पहले वो काफी देर तक भागता है, फिर उसके बाद एकदम से लॉन्ग जंप करता है। रीजन क्या है इसका, रीजन इसका यही है, क्योंकि एकदम से अपने इनर्शिया की वजह से स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, तो क्या करता है, पहले से ही मोशन में आ जाता है, पहले से थोड़ी काफी दूर से भागना स्टार्ट कर देता है, ताकि उसके पास एक ऐसी वेलोसिटी आ जाए कि आसानी से वो जंप कर सके।
ठीक है ना, लॉन्गर डिस्टेंस तक जंप कर सके। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं तुम्हें बोलूं कि एक आदमी को यहाँ से कूदना है, लॉन्ग जंप करना है, क्या वो यहीं से स्टार्ट करेगा तो थोड़ा दूर कूद पाएगा, अगर वो पहले से भागता हुआ आएगा तो वो शायद लॉन्ग जंप तक कर पाए। ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और एग्जांपल भी देखो यार, देखिए इस कार वाले को देखो, ये कार मोशन में थी, ये आदमी मोशन में था, लेकिन जैसे ही यहाँ से टकराया, कार बेचारी रेस्ट पे आ गई, गलती से क्यों, मजबूरन आना पड़ा। लेकिन इस आदमी का क्या, ये चाहता है मैं तो रेस्ट पे नहीं आऊंगा, मैं पहले भी मूव कर रहा था, अब भी मूव करूंगा, और ये उड़ता 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 इस तरह से आगे गिरता है। दूसरे डायग्राम में देखिए यार, एक घोड़ा भाग रहा था, घोड़े के ऊपर आदमी था, घोड़ा मोशन के अंदर था, आदमी मोशन के अंदर था। सडनली घोड़े ने अपनी ब्रेक लगाई और आदमी तो ब्रेक लगा नहीं पाएगा, वो ऐसे एकदम से आगे आके गिरा। ऐसे ही बिल्कुल होता है गाड़ी के अंदर, अब एक आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा है ना, सीट बेल्ट इसीलिए तो लगाने के लिए कहा जाता है। क्यों, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी मोशन में, ऑब्जेक्ट मोशन में, सडनली कोई सामने से व्हीकल आया, ब्रेक लगानी पड़ी, बॉडी का लोअर पोर्शन तो गाड़ी की वजह से रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन का क्या, ये अभी भी आगे मूव करना चाहता है। अगर सीट बेल्ट ना लगी हो, मतलब ये जैसे ढीली सीट बेल्ट लगी हो तो आदमी आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर ये बिल्कुल ना लगी हो तो आदमी शायद सामने रखा जो ये जो गिलास होता है कांच का, है ना, शीशा होता है, उसके साथ जाके टकराए तो सिर पे चोट लग सकती है। इसलिए सीट बेल्ट उसको प्रोटेक्ट करती है। आजकल तो एयर बैग वाला सिस्टम भी होता है, आपको पता होगा, यहाँ पर इस तरह से एयर बैग खुल जाता है ताकि प्रोटेक्शन हो जाए। ऐसी अगर एक कार है वो मूव कर रही है, लेट अस सपोज वो कार मूव कर रही है और एकदम से क्या करता है, वो गाड़ी वाला ब्रेक लगाते है, ये सारा लगेज जो आगे आके गिरता है, ये इसी वजह से तो होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अब हमारा जो तीसरा कंसेप्ट है वो है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट मीन ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता है, वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो एक इनएबिलिटी हुई बॉडी की, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रही, तो इसी इनएबिलिटी को एक बॉडी की, जिससे वो अपनी स्टेट को मेंटेन किए हुए है या डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रही, इस चीज को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक क्या करे, एक बच्चा अगर एक पत्थर को एक धागे से बांधकर घुमा देता है, ऐसे घुमा रहा होता है, तो देखो लगातार घुमा रहा है क्योंकि उसका हाथ उस पे फोर्स लगा रहा है स्टोन पे। लेकिन जैसे ही मान लीजिए रस्सी टूटती है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर था, रस्सी टूट जाती है, तो क्या ये पत्थर का टुकड़ा अभी भी गोल गोल घूमता रहेगा? नहीं ना, वो क्या करेगा, वो इसके टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा। पत्थर मान लीजिए अगर यहाँ पर टूटा, रस्सी यहाँ पर टूटी, तो पत्थर का टुकड़ा यहाँ चला जाएगा। अगर मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर था और रस्सी टूट जाती, तो पत्थर का टुकड़ा इसके टेंजेंट के अलोंग चला जाता। वो गोल गोल नहीं घूम पाएगा, यानी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कुछ एग्जाम्पल और देखें, रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रू आउट मड इफ एनी टेंजेंशियली ड्यू टू डायरेक्शन इनर्शिया। देखो यार, कोई भी व्हीकल का जो व्हील मूव करता है, आप जरा ध्यान से देखिए तो कीचड़ जो होता है ना, वो कुछ इस तरह से टेंजेंटली मूव करता है। क्यों करता है, मान लीजिए यहाँ पर कीचड़ है और एक व्हील है इस तरह से, अगर वो व्हील ऐसे घूम रहा है तो क्या होगा, ये जो कीचड़ है उसके साथ ऐसे गोल गोल घूमेगा, मुझे बताओ। नहीं घूमेगा ना, क्योंकि कीचड़ को इधर की तरफ फोर्स मिला, वो सिर्फ इधर की तरफ ही मूव करेगा, उसके पास डायरेक्शन चेंज करने की एबिलिटी नहीं है इनर्शिया की वजह से। तो जो कीचड़ है वो कुछ इस तरह से टेंजेंशियली गिर जाता है, ठीक है ना, ये इसी वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरह से, व्हेन अ कार गोज राउंड अ कर्व सडनली, द पर्सन सिटिंग इनसाइड इज थ्रोन आउटवर्ड। गाड़ी के अंदर मान लीजिए एक पर्सन बैठा है इस तरह से, आपने देखा होगा जैसे ही कार जो है ना एक मोड़ पे मुड़ती है, होता क्या है, देखें स्टार्टिंग में कार इस तरफ जा रही थी, लेकिन कार को अब इधर की तरफ जाना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। तो अगर कार स्टार्टिंग में इस तरफ जा रही थी, उसके अंदर बैठा हर एक इंसान, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। सडनली कार के टायर ने तो डायरेक्शन को बदल दिया, लेकिन इस आदमी का क्या, वो अभी भी ऊपर इधर जाना चाहेगा, तो गाड़ी इधर मुड़ गई, लेकिन आदमी की बॉडी इस तरफ हो जाती है, इस तरफ मतलब आउटवर्ड हो जाती है, वो बाहर की तरफ उसको झटका लगता है। ध्यान देना कि अगर मान लीजिए गाड़ी इस तरफ टर्न करती है, यानी मोड़ इस तरफ हो रहा है लेफ्ट वाली साइड, तो आदमी किस तरफ जाता है, वो बिल्कुल अपोजिट साइड की तरफ मूव करता है, आउटवर्ड मूव करता है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। एक अगले एग्जाम्पल की बात करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक आदमी है जो वो शॉर्ट पुट फेंक रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, वो जब आदमी गोल घूम के इस तरह से शॉर्ट पुट को फेंकता है, क्या शॉर्ट पुट भी ऐसे गोल घूमता रहता है? नहीं ना, जैसे ही मान लीजिए आदमी गोल घूमा और शॉर्ट पुट उसके हाथ में यहाँ पर था, जैसे ही उसको रिलीज करता है, वो बिल्कुल इसके टेंजेंट के लॉन्ग मूव करता है, यानी शॉर्ट पुट के पास इस टाइम पे जो डायरेक्शन थी वो उसी को मेंटेन करता है। देखो जरा, जब आदमी ने इस शॉर्ट पुट को यहाँ से फेंका इस जगह से, वो एकदम से सीधा गया इस तरह से, रीजन कि जो डायरेक्शन उसको इस तरफ मिली है ना इस पॉइंट पर, वो उसी के अलोंग जाएगा, उसके पास एबिलिटी नहीं है डायरेक्शन को चेंज करने की। इस तरह से देखिए, एक व्हील इस तरह से घूम रहा है, एक नाइफ को शार्प करने वाला जब उसको शार्प करता है, तो जो स्पार्क्स प्रोड्यूस होती हैं, क्या मुझे बताओ, वो जो स्पार्क्स ऐसे वो गोल गोल घूमती है? ऐसा नहीं होता ना, इस जगह अगर स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रही है तो उसके पास एबिलिटी नहीं है डायरेक्शन को चेंज करने की, एबिलिटी नहीं है डायरेक्शन को, तो जिस तरफ स्टार्टिंग में डायरेक्शन मिल गई इनको, वो उधर की तरफ जाएंगी, तो स्पार्क्स जो है ना वो इस तरह से टेंजेंटली मूव करती हैं। ये सब
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। भैया ये था प्यारा सा कंसेप्ट किसका, इनर्शिया का। आई थिंक सो तुम्हें समझ आ गया होगा इन ढेर सारे एग्जांपल्स की हेल्प से। ठीक है, अब बोलेंगे सर चैप्टर का नाम था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो स्टार्ट नहीं हुए, तो चिंता क्यों कर रहे हो। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे चलते हैं धीरे धीरे। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया पॉइंट मास किसको कहा जाता है। देखिए पॉइंट मास, आइडिया लग रहा होगा, देखो मास वर्ड लगा है, इट मीन हैव सम मास, लेकिन पॉइंट वर्ड लगा दिया, शायद बहुत ही छोटा हो ना, जैसे पॉइंट बहुत छोटा होता है, बिल्कुल उसके जैसा होगा शायद। एक ऑब्जेक्ट कैन बी considered as a point object if during motion in a given time it covers distance much greater than its own size। मैं बोलूं एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है और वो क्या करता है, मूव करता है। लेट अस सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका खुद का साइज देखो बहुत छोटा है, लेकिन इसने जो डिस्टेंस कवर किया ना अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। मान लीजिए 1 मीटर साइज है और ये क्या करता है, ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब यार ये सोचो 500 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये 1 मीटर कितना है, बहुत छोटा है ना, तो आप इसको पॉइंट मास बोल सकते हो। दूसरा, ऑब्जेक्ट विद जीरो डायमेंशन, आप बोल सकते हो कि इसका जो साइज है बहुत छोटा है, डायमेंशन जीरो है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की बात करें बहुत थोड़ी है, लेकिन इनका मास कुछ ना कुछ होता है। तो पॉइंट मास जो है ना वो एक सिर्फ मैथमेटिकल कंसेप्ट है ताकि प्रॉब्लम्स को सिंपल कर सके। ऐसे रियलिटी में ना मत समझ लेना कि पॉइंट मास कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। अब हमें तो पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो बिल्कुल जी हाँ, हम पढ़ेंगे अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आइजैक न्यूटन जो कि यूके के अंदर है ना, 4 जनवरी 1643 को जिनका जन्म हुआ था, एंड मार्च 31 1727 को जो मर गए थे, लेकिन मैं बोलूँ तो बहुत ही फेमस फिजिस्ट, मैथमेटिशियन और इंजीनियर और एक एस्ट्रोनॉमर भी रहे हैं, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस के फील्ड के अंदर। तो हालांकि न्यूटन ने बहुत सारे कंसेप्ट अलग अलग फील्ड में भी दिए हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी कूलिंग लॉस रिलेटेड दिया है इन्होंने, मैथमेटिक्स में कैलकुलस पूरी ब्रांच बनी हुई है ना। हम यहाँ पर जस्ट बात करें उनके लॉज ऑफ मोशन की, मैं ग्रेविटेशन के लॉ की नहीं बात कर रहा, मैं सिंपल जो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन उनकी बात करूंगा। तो न्यूटन ने कुल मिला के 3 लॉज दिए थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज देखते हैं फर्स्ट लॉ की पहले बारी है, तो पहले बारी फर्स्ट लॉ की है, तो इसको निपटा लेते हैं। क्या है हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने दिया था इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो इस लॉ में क्या कहा गया, इस लॉ को पहले तो सुनो, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। हालांकि इनर्शिया का कंसेप्ट जो है वो गैलीलियो ने दिया था, उनकी जो बात थी कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए, है ना, उसको भी लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसी से इंस्पायर है। क्या है ये, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट वाली स्टेट में है तो वो रेस्ट पे रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार मूव करता रहेगा। कब तक भाई, कब तक करेगा, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, लगातार चलता रहेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, कब तक, जब तक भैया उस पे फोर्स ना लगाया जाए। जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं बेटा, अगर फोर्स का फॉर्मूला, हालांकि फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ ने दिया था, लेकिन तुम्हें पता है यार ये फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैंने तुम्हें कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि अगर किसी पे लगने वाला फोर्स जीरो है, फोर्स अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जीरो हुआ। अब ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब मास जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो हो, या तो मास जीरो हो या एक्सेलरेशन जीरो हो। अब मास जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इट मीन किसको जीरो होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को। अब भैया एक्सेलरेशन जीरो दो केसेस में होती है, या तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो है। दूसरा, या तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, जिसके अंदर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन तो उन्हीं केसेस के अंदर जीरो आती है ना। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इट मीन उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, इट मीन या तो वो रेस्ट पे है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो ये दो कंक्लूजन निकलते हैं मेरे भाई न्यूटन के फर्स्ट लॉ के। ठीक है ना, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, अगर किसी पे बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हो सकती, बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो सकती, एक्सेलरेशन तो भैया जीरो होगी। एक्सेलरेशन कितनी होगी,
जीरो होगी, ठीक है ना। दूसरा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया, ये तो मैंने तुम्हें अभी भी बताया, इनर्शिया का कंसेप्ट दिया, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें कहा कि भैया इनर्शिया जो है ना वो तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई थिंक सो क्लियर है तुम्हें न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं हम, किसको, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ तक। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट के बिना आप न्यूटन के सेकंड लॉ को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, फील नहीं कर पाओगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे लॉ आपका लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट, देन न्यूटन का सेकंड लॉ, एंड हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स की ढेर सारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो को यही खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक करना मत भूलना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बाकी वीडियोस के लिए और ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है वहां तक जा सकती हैं, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।